Hey, I am starting my new YouTube channel of DSS series in Java। तो ये बेसिक से एडवांस तक का होने वाला है ये पूरा लेक्चर जितना भी है। तो इसमें जो भी आप सीख के आएंगे पहले से ही जावा में डेटा टाइप्स वगैरह जो भी जावा के बेसिक्स हैं वो पहले से ही आप सीख कर आएँ। क्लासेस इंटरफेसेस ये सब मुझे आगे जाके ना पूछे कि क्लासेस क्या होता है इंटरफेसेस क्या होता है। इसमें मैं बेसिक में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को कवर करने वाली हूँ, ना कि जावा को मैं समझाते बैठूंगी कि जावा में क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम स्टार्टिंग के जो कुछ लेक्चर्स हैं वो सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू ही समझने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसको हम स्लाइड के थ्रू ही मैं थोड़ा समझाऊंगी और जो भी आगे के कोड रहेंगे उसे मैं कवर करूँगी उसमें अपने एडिटर में। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम आगे, अभी हम पार्ट 1 पे हैं और आगे का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम मूव टू पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारा इंट्रो है। व्हाट इज़ डीएसए, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इम्प्रूव्स लॉजिक बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा डीएसए क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और कैसे ये हमारा लॉजिक बिल्डिंग बढ़ाता है, इम्प्रूव कैसे करता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 सिर्फ इंट्रो रहेगा। तो इसके बेसिस पे हम आगे और डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ ये ऊपर ऊपर से जो भी आपको दिख रहा है ये सिर्फ बेसिक्स ही है। इसके आगे हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और अपना असिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं पार्ट 1 इंट्रो, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा क्योंकि स्टार्टिंग से देखना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके। तो व्हाट इज़ डीएसए, डीएसए क्या होता है। तो फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरिंग डेटा इन सच अ वे दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दीज डेटा फॉर एफिशिएंट यूजेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आप अपने जो डेटा बना रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करवाना ऐसे तरीके से जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसके एफिशिएंट यूजेज के लिए, मतलब कि हम उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करवा सकते हैं ऐसे तरीके से हम उसको स्टोर कराएंगे, ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये सब तरीके हमारे डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। तो अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे होंगे कि एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर, ये सिर्फ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं जैसे कि नॉन लीनियर भी होते हैं, ट्री है, ग्राफ है, हैश टेबल है। तो ऐसे कई सारे डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर हुआ, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि डेटा को आप कैसे शेप दे रहे हैं, एक तरीके से कैसे उसको ढाल रहे हैं कंटेनर में, ऐसा समझ के चलिए आप अपने डेटा को कैसे रख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम क्या होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट। अब आप एक इवन और ऑड का एग्जांपल ले लो। तो उसमें क्या होता है, पहले आपका स्टार्ट होता है प्रोग्राम, आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं पहले। तो फ्लो चार्ट सभी ने बेसिक्स देखा ही होता है, और नहीं भी देखा होगा तो आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि फ्लो चार्ट दिखता कैसे है। तो पहले आप इवन ऑड का एक एग्जांपल मैंने जैसा कि आपको बताया, तो उसमें स्टार्टिंग में जो होता है वो हमारा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, देन वी मूव फॉरवर्ड टू कंडीशन। एक डायमंड जैसा शेप का बॉक्स होता है जिसमें हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को एक कंडीशन दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर देना, ऐसा होता है तो ऐसा कर देना। ठीक है, एक तरीके से आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट जितने भी होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इफ़ और एल्स ही होगा, उसमें फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो आप, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट के लिए आपको ये सब बेसिक्स सीख के आना पड़ेगा थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं अब, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब एक एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ वाला दे देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से मेरा मतलब क्या है। तो आप देखिए कि आप अगर जॉब पर जाना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, आप पहले सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना टिफ़िन पैक करेंगे और लैपटॉप वैपटॉप सब बैग में भर के रेडी वेडी हो जाएंगे आप। और फिर बाद में आप घर से निकलेंगे और ऑफिस पहुंचेंगे। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि आप उठे और फ्रेश हुए, नहाए धोए, जो भी आपने किया, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही किया आपने। ऐसा तो नहीं है कि आप उठे सीधा नींद में से उठ के भाग गए। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो रात भर जागे होंगे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। तो अब एल्गोरिदम में, अब जब आप स्टेप बाय स्टेप को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा डेली लाइफ एग्जांपल दिया है तो वो हम अपने कोड में अप्लाई करेंगे, नहीं। जैसे कि मैंने इवन और ऑड का आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने बताया कि पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है प्रोग्राम। तो ये कोड में अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया, आपने कंडीशन दी, अगर वो येस में होता है तो लूप चल जाएगा आपका, नहीं होता है तो एग्जिट होके वापस से कंडीशन चेक होगी, और जितने भी आपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए होंगे वो सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेक होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा लूप। तो ये हमारा बेसिक सा एल्गोरिदम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्लो चार्ट का डायग्राम आप देख रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपका न्यू प्रोडक्ट आपका आप बनाने की सोच रहे हैं, फिर उसको रिसर्च कर रहे हैं, फिर ट्रेंड में आप कैसे लेके आएंगे, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आपने बहुत सोचा, आपने न्यू प्रोडक्ट निकाला, उसके बारे में रिसर्च करके फिर ट्रेंड को समझा, कैसे किया कैसे नहीं किया, वो सब करेंगे आप। प्रोटोटाइपिंग, आपने कंडीशन, एक प्रोटोटाइप बना लिया कि हम अब पहले इसको बेच के देखता हूँ, अगर चलता है तो फिर मैं आगे इसको और टेस्टिंग के लिए भेजूंगा, फिर बाद में मैं इसको और प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि इसमें यस दिख रहा है, यस डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर प्रोटोटाइप में यस हुआ तो उसने डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर टेस्टिंग के लिए बाहर भेज दिया मार्केट में। नहीं हुआ तो कस्टमर से रिव्यू लिया, भाई क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब है, रिफाइनमेंट करवाया, उसको टेलर्ड किया कि क्या गलत था क्या नहीं था, सब करके फिर क्विक डिज़ाइन करके कस्टमर को वापस दे दिया। नहीं वो पसंद आता है तो वापस से प्रोटोटाइप में जाएगा वो। तो ऐसे सारा फ्लो चार्ट, मतलब आपका, ये ज़रूरी नहीं कि यही हम कोड में फॉलो करेंगे। कोड में आपको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा कि आपका कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं, और इसका प्रैक्टिस आप जब तक आप लिख के नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि डेटा बेस का पूरा आपको दिख रहा है एक डायग्राम। तो इसमें हमारे डेटास कैसे स्टोर हो रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको समझाया गया है, ना कि ये समझने के लिए कि यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जी नहीं। डेटा स्ट्रक्चर अलग है और डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना वो चीज़ अलग है। ये सिर्फ आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए समझाया गया है कि हमारे डेटास कैसे स्टोर हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? पहला तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने कोड को, हम कैसे उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, उसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। कोड एफिशिएंसी क्या होती है कि कितने अच्छे तरीके से आपका कोड चल रहा है, ये आपको देखना होता है। आपको हर चीज़ ध्यान में रख के आपको अपने कोड को इतना अच्छा बनाना है कि वो यूटिलाइज हो सके। कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपने कितना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कितना अच्छे तरीके से यूज़ करके आपने अपना कोड कितना वेल लिखा है, कितना नहीं लिखा है, वो सब, ये सब चीज़ों में ध्यान आता है। फिर है आपका टेक्निकल इंटरव्यूज़। तो आप जैसे कि इसमें बैठते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, ये सब में, तो आप देखेंगे कि जो TCS, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज होती हैं, उसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह की टेस्ट होती है। तो आगे जाके आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो थोड़े मीडियम लो लेवल से लेके मीडियम लेवल से लेके फिर हाई लेवल तक क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो उसमें जो मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ लोग उसमें अटक जाता है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं रहता कि क्या पूछा गया है। तो कुछ कुछ DSA से कंसेप्ट उठा के उसमें पूछा जाता है आपको। तो कुछ लोग होते हैं जो लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोड फोर्सेस को ध्यान में लेके उस पे थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करने लगते हैं।
तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ में अगर आपको देखा जाए तो एमएनसीज़ कंपनी में अगर आप बैठते हैं तो उसमें डीएसए तो मस्ट ही मस्ट है, सबको पता होगा। फांग हो गया और मैंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं ही टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसमें आपको अप्लाई करना है तो फिर डीएसए तो करके ही जाना पड़ेगा, और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आपकी मस्ट होनी चाहिए। और कंपनी मार्केट के हिसाब से देखती है कि अभी कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। लेकिन आप अगर एक लैंग्वेज पकड़ के उस पे ही प्रैक्टिस करें तो वो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी उस पे। देन आप कोई भी लैंग्वेज को देख लो, आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। करियर एडवांसमेंट, अगर ये इतना सब सीख लिया है तो करियर एडवांसमेंट भी होना ही ज़रूरी है। और इंडस्ट्री रेलेवेंस में देखा जाए तो अभी देखिए कि आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो अलग लेवल का कोड होता है, और एबीसीडी वाला कोड होता है, ऐसा समझ लीजिए। और जो आप इंडस्ट्री में जाके आप जो कोड करते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसका अलग ही होता है। वो कॉम्प्लेक्स लेवल उसका एकदम हाई लेवल का इतना आ जाता है, फिर किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं होता है कॉलेजेस में, जिसके वजह से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो इंडस्ट्री रिलेवेंस इसीलिए ज़रूरी आ गया इसमें, क्योंकि डीएसए करके जाने के बाद हमें प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि हम उस चीज़ के रेलेवेंट हो जाते हैं, तो हमें समझ आने लगती है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। जब हमारा बेसिक ही स्ट्रांग हो जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इट इम्प्रूव्स लॉजिक बिल्डिंग। अब आपका ये लॉजिक बिल्डिंग कैसे बढ़ा रहा है? हेल्प्स ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर स्टेप। आपने कोड लिया, उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही नंबर ऑफ लाइंस का कोड वो है। तो आपने क्या किया, उसको पहले तो उसको एक मेथड को उठा लिया आपने। बहुत सारे मेथड है प्रोग्राम में, तो आप क्या करेंगे, एक मेथड उठाया आपने, उस मेथड को आपने समझा। ऐसे करके धीरे धीरे सारे मेथड को आप समझें, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं आप एक तरीके से। ब्रेक डाउन करने का मतलब ही यही है कि आप बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर स्टेप्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो आपका मदद करता है डीएसए के थ्रू। ठीक है। तो डीएसए अगर आप समझ जाते हैं तो आप चंक्स ऑफ कोड बना सकते हो, उसमें से बड़े बड़े प्रोग्राम में से आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ट्रेन्स यू टू चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द टास्क। ठीक है, अब आपने इतना कुछ सीख लिया है, आगे जाके तो आप क्या करेंगे, अब आपको समझ में आने लगा है कि मुझे अपने कोड में कौन सा राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि जिसके वजह से मेरा कोड एफिशिएंटली चले, ऑप्टिमाइज्ड भी रहे। तो सब कुछ मतलब वेल बैलेंस्ड होना चाहिए उसमें। ठीक, तो इतना तक हमें समझ आने लगता है। डेवलप करता है क्या, हैबिट ऑफ राइटिंग ऑप्टिमाइज क्लीन कोड। ठीक है, ऑप्टिमाइज कोड भी लिख रहे हैं हम, क्लीन कोड भी लिख रहे हैं, तो सब कुछ हम अब बराबर कर रहे हैं। स्ट्रेंथन्स ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब क्या कह रहा है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो सब स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको मजबूत बना रहा है। एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सॉल्यूशंस। अब हम यहाँ पे एनालाइज करने लगे हैं अपने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी सॉल्यूशंस हैं उनके। अब हमको जैसे कि आप लीड कोड देखेंगे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है उसका, या फिर क्या है, समझ सकते हैं आप उसको। एक बार अगर आपने ध्यान से कोड करना शुरू कर दिया, समझ में आने लगी ये चीज़ें आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो असिम्प्टोटिक नोटेशन वाला हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें हम समझेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, क्योंकि इनके ही बेसिस पे हम अपने कोड में समझ पाएंगे कि हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो जो सॉल्यूशन आपने बनाया रहता है उसके बेसिस पे ही ये हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं समझेंगे तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने को रट्टा मार लिया कि हाँ ऐसे लिख लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, नहीं, आपको लॉजिक समझ के ही ये करना होगा, क्योंकि राइट डेटा स्ट्रक्चर जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ही जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या कोड लिखा है, किस लिए लिखा है, तो फिर आगे का आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।
देखिए, इसमें मैंने सिर्फ 4 डेटा स्ट्रक्चर कवर किए हैं, बाकी के 2 जो हैं स्टैटिक और डायनामिक वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इसमें सिर्फ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिर्फ 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर कवर किए गए हैं। ये भी बहुत बेसिक लेवल पे है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इन जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप इज प्री डिफाइंड डेटा टाइप विच स्टोर सिंगल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। प्रिमिटिव डेटा टाइप प्री डिफाइंड है, इसका मतलब बिल्ट इन रहेगा वो, जो कि सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर रहा है मेमोरी में। और बिल्ट इन मतलब कि हम एज अ वेरिएबल उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्री डिफाइंड होता है तो हम कहीं पे भी उसको वेरिएबल के थ्रू स्टोर नहीं कराते हैं। ये कुछ भी मतलब एज अ वेरिएबल हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा समझ लो। तो देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच आर इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, डबल। मैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के तरीके से सिखा रही हूँ जावा में, तो इसीलिए 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ ये कवर किया है। और दूसरे अगर आप सी प्लस प्लस या सी में देखते हैं तो डेटा टाइप थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। इन दिस केस डेटा टाइप मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। अब बात तो आ गई है लोअर केस की। अब यहाँ पे जो फॉन्ट दिख रहा है उसके वजह से आपको सारे कैपिटल में दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे कैपिटल में ही होने वाले हैं। ये सब लोअर केस में लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आपका जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आएगा वो आपका अपर केस में लिखा जाएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर अपर केस में होगा, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। आप उसको लोअर केस में नहीं लिख सकते। प्रिमिटिव डेटा टाइप ही सिर्फ लोअर केस में लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड में किया है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इन जावा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डो नॉट स्टोर वैल्यूज डायरेक्टली इन मेमोरी। ठीक है, अब डायरेक्टली स्टोर नहीं करेगा क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कंपाइलर को पता नहीं है कि ये बिल्ट इन है कि कहाँ से आ रहा है, ये हमने डिफाइन किया है वो डेटा टाइप है। तो ये पहले से ही जैसे प्री डिफाइंड था, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब, तो उसको पता था कि इतने बाइट की मेमोरी वो स्टोर कर रहा है, इतने बाइट का स्टोरेज अपने मेमोरी में कवर कर रहा है, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा। लेकिन यूज़र डिफाइन में जब आया है तो मेमोरी का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, कितना मेमोरी नहीं यूज़ करेगा, पहले से ही उसे पता नहीं रहता। प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहले से ही पता है कि इंट की इतनी रेंज है, लॉन्ग की इतनी रेंज है, डबल की इतनी रेंज है मेमोरी में, तो वो उतना ही कवर करेगा, उतने ही बाइट की मेमोरी लेगा जितना उसको लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। नॉन प्रिमिटिव में यूज़र डिफाइन है, तो यूज़र ने क्या डिफाइन किया है, कितना भी लंबा डेटा टाइप लिख सकता है, वो हमें नहीं पता है। तो ऐसे सब में वो ऐसे सब में वो स्टोर नहीं करता है डायरेक्टली। तो ये हमारा एक पॉइंट है। और इसमें आगे देखते हैं, हियर इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने मेंशन किया, जैसा कि मैंने पहले बोला था, मुझे कोई भी ना पूछे कि क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे, स्ट्रिंग, नॉम, इनम्स, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक्स ऑफ जावा है कि क्लासेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं। आपको अगर बेसिक्स कवर करना है तो मुझे एक बार कमेंट डाउन कर दे कि जावा का भी लेक्चर अपलोड करें, तो मैं ट्राई करूँगी समझाने का, तो उस पर भी मैं लेक्चर कवर कर लूँगी। अभी के लिए हम डीएसए पे ध्यान देने वाले हैं क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे, स्ट्रिंग, इनम, एरेज और स्ट्रिंग हम एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम उसे उठा के हम उस पर कोड करने वाले हैं। तो हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम लॉजिक बिल्डिंग यहीं से सीखेंगे कि कैसे हमारा लॉजिक बिल्ड होने वाला है, कि एरेज पे हम कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं, इंटीजर हो गया, और जितने भी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर हैं हम उस पर एक एक करके जाएंगे। और यहाँ पे जैसे बोल्ड में मैंने लिखा है स्टार्ट्स विथ अपर केस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विथ अपर केस। अपर केस में ही हम इसे लिखेंगे, फर्स्ट हमारा अपर केस ही रहेगा। इसके बाद कोई भी अगर लोअर केस अगर आप यूज़ करते हो तो वो इट विल थ्रो एन एरर, आई टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। A linear data structure is data items are arranged in sequential manner and every item is related to its previous and next item or elements. ठीक है, अब
डेटा आइटम्स क्या होते हैं, वो सीक्वेंशियली मैनर में अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि या तो आगे जा सकता है या तो पीछे जा सकता है। आप परेड का एग्जांपल लेते हैं कि जब आपके यहाँ पे परेड हो रही होगी स्कूल में, तो आप सिर्फ आपने देखा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अभी खाली। तो सिर्फ आगे जाने के लिए आपको अलाउ किया जाता है कि परेड में अगर आपको बोला चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, तो आप आगे ही चलते जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक उसमें से उठ के ऐसा पीछे भागने लगेगा, नहीं। तो सीक्वेंसली, सॉरी माय बैड, सीक्वेंसली अगर मैनर में अरेंज किया गया है तो वो वैसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये एक चीज़ पॉइंट है जो ध्यान में देनी है हमें, कि एवरी आइटम इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। तो अभी इसमें क्या होगा कि आगे वाला आइटम से भी जो है वो रिलेट कर सकता है, और पीछे जो नेक्स्ट आइटम है उससे भी रिलेट कर सकता है। तो ये सीक्वेंशियल तो है, लेकिन एवरी आइटम इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, डेटा आइटम्स एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस मैनर। तो सीक्वेंस मैनर ये हमने पहले ही देख लिया है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू। ये सारे लीनियर ही चलते हैं। एरे को आप देखेंगे कि आप एक इंडेक्स में स्टोर कराते हैं, एक एक इंडाइसिस से आप उसको वेरिएबल से आप वो देते हैं वैल्यू, तो स्टोर करता है वो वैल्यू, फिर वो जाके एक बड़ा सा एरे बनता है। मिलियंस ऑफ नंबर का एरे भी हो सकता है, एक छोटा सा भी एरे हो सकता है। इसकी रेंज कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। लिंक लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि आप एक पहले नोड बनाएंगे, फिर उस नोड को आप पॉइंट करेंगे नेक्स्ट वाले नोड की तरफ, तो ऐसे करके लिंक लिस्ट काम करता है। स्टैक भी आपका ऐसे ही है, पाइल ऑफ कॉइन्स का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं स्टैक में। क्यू में आप लोग लाइन में खड़े हैं, अब उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एक लीनियरली चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। तो ये लीनियर ही चल रहा है, इसीलिए इसका नाम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये मेंशन इसमें किए गए हैं। और डेटा आइटम्स एलिमेंट्स आर ट्रावर्स बैक एंड फोर्थ लीनियरली। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा, आप परेड का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे वो बैक एंड फोर्थ होता है। खाली आगे चलने को बोला गया है तो आगे ही चलेगा, अगर पीछे चलने को बोला जाए तब आप पीछे जाएंगे। लीनियरली चलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वन टाइम रन ओनली होगा। ऐसा नहीं होगा बार बार चलता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप कंडीशन अप्लाई नहीं करते हो। उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होने वाले हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है वो। अब आगे हम देखते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच एलिमेंट आइटम इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट आइटम। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं कि बस ये डिफरेंस है कि इसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं वो सीक्वेंशियली अरेंज नहीं है, मतलब कि जैसे उसमें कैसे लीनियर था, और एक लाइन से सीक्वेंशियल, मतलब कि एक लाइन से, जैसे हम बोलते हैं कि एक लाइन से कोई चीज़ रखी गई है, तो वैसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें कैसे कि कहीं पे भी अरेंज कर दिया गया है, लेकिन इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखने वाली है कि ईच एलिमेंट जो भी है वो रिलेट कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट से। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट अदर है और दूसरा अलग है तो वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। डेटा आइटम्स एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब यहाँ पे थोड़ा टफ आ जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे कि ट्री, ग्राफ, हैश टेबल। ट्री से आप ट्री का, रियल लाइफ ट्री का एग्जांपल सिर्फ इमेजिनेशन के लिए ले सकते हैं कि कैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें उसको नहीं पता रहता कि उसे लीनियर सिर्फ आकाश की तरफ ही एकदम स्ट्रेट जाना है, नहीं, उसके ब्रांचेस से तो वो कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारा ट्री में डेटा स्ट्रक्चर भी ऐसे हम हमारे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता रहता कि वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो नॉन लीनियर है तो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब हमारा ग्राफ है, तो जैसे कि ग्राफ में आप बहुत सारे ग्राफ देखते हैं, पाई चार्ट हो गया आपका, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया। तो इसमें जो वैल्यू होती है ग्राफ की, वो उसकी जो रेंज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। आपको नहीं पता रहता कि इतने ही अमाउंट में वो इतना बढ़ेगा, नहीं, वो डेटा के हिसाब से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। आप मेजर नहीं कर सकते कि हाँ ये इतना ही परफेक्ट आने वाला है उसका वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा आइटम्स एलिमेंट्स कांट बी ट्रावर्स ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर है तो क्या होगा कि ट्रावर्स्ड नहीं कर पाएगा बैक एंड फोर्थ।
ट्रावर्स का मतलब होता है। तो अब ट्रावर्स नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉन लीनियर है, अरेंजमेंट ही उसकी ऐसी है, क्योंकि वो सीक्वेंशियली मैनर में अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए वो ट्रावर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये एक ग्राफ देख लो, ग्राफ तो नहीं, एक डायग्राम देख लो कैसे लीनियर और नॉन लीनियर इसके अंडर आते हैं। स्टैक क्यू लीनियर के अंदर और ट्री ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, so this is the end of our part 1 intro, and we'll be forwarding with time complexity, space complexity, asymptotic notations and furthermore। और ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आप थोड़ा सा जावा का बेसिक सीख के आएंगे। जिनको नहीं आता वो एक बार ट्यूटोरियल देख लें, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उस पे से समझ लें। जावा का बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, और डीएसए का बेसिक्स नहीं भी आएगा तो भी मैं हूँ उसके लिए, मैं समझा दूंगी आपको। लेकिन जावा का बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको जावा नहीं आएगा आपको ये सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं सिर्फ जावा के अलावा ऐसे हट के हम कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो जावा अभी हम कोड में यूज़ करेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन में आप नहीं कवर कर रहे होंगे इसको। लेकिन जब हम कोड करने जाएंगे तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मेक श्योर कि आप जावा का बेसिक्स करके ही आएँ। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।